मूवी की शुरुआत होती है और हम पेंडोरा ग्रह को देखते हैं। इंसान और नावी के बीच इस ग्रह को लेकर हुई जंग में नावी की जीत होती है और सभी इंसानों को उनके ग्रह पर वापस भेजा जा रहा है और जो लोग अच्छे इंसान और वैज्ञानिक थे उन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी जाती है। जिसके बाद हम जैक सुली को देखते हैं जो पेंडोरा ग्रह में ओमेटिकाई कबीले का सरदार बन चुका है, जहाँ वह अपने पहले बेटे का नाम नेटेया रखता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रेस की अवतार बॉडी जिंदा होती है और वह प्रेग्नेंट होती है, जिससे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम कीरी रखा जाता है और जैक उसे गोद ले लेता है। जिससे कुछ साल बाद जैक को और 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम लोई का टोटकिए होता है और सभी अपने परिवार के साथ खुश होते हैं। वहीं हम इंसानों को देखते हैं जहां उनके ग्रह पर वापस भेजा जा रहा था और वहीं पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कर्नल कोहरिच का बेटा था और स्पेस में जाने के लिए अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी जाती है। उस बच्चे के पिता की मौत जैक से लड़ाई के दौरान हुई थी, इसलिए जैक उसे पालने की सारी जिम्मेदारी लेता है और उसका नाम स्पाइडर रखता है। स्पाइडर जैक के परिवार के साथ खेलकर बड़ा होता है और वह उन्हीं को अपना परिवार मानता है, लेकिन नेटेरी के लिए वह अभी भी पराया था क्योंकि वह कितना भी कोशिश कर ले नावी नहीं बन सकता। जहां जैक अपने बच्चों को खुद ही ट्रेनिंग देता है और उनका जीवन काफी अच्छा गुजर रहा था। लेकिन एक दिन जैक को आसमान में चमकीला तारा नजर आता है जो बिल्कुल ही अलग दिख रहा था, लेकिन जैक समझ जाता है कि यह स्टार नहीं स्पेसशिप है, इसका मतलब इंसान वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और आते के साथ वहां तबाही मचा देते हैं, सारे जंगलों को जला देते हैं और जानवरों को मार देते हैं। वहीं हम स्पेसशिप में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं। यह अवतार कर्नल क्वेरिच का था जो जैक और नेटेरी के हाथों मारा गया था, जहां कर्नल के मरने के बाद उसके मेमोरीज को उसके अवतार बॉडी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद वह अवतार अपनी वीडियोस देखता है जिसमें वह कह रहा होता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, जैक सली का खात्मा। वहीं दूसरी ओर हम पेंडोरा ग्रह में देखते हैं जहां युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ था। वहीं इंसान उस ग्रह पर कब्जा किए जा रहे थे, इसलिए जैक को फिर से उन्हें रोकना पड़ता है। इसलिए आए दिन जैक उन पर छोटे मोटे अटैक करते रहता है और इस बार वे ट्रेन पर हमला करके सारे भारी भरकम हथियार लूट लेते हैं। वहीं उनके बेटे भी इस युद्ध में अपने पिता का साथ देना चाहते थे, इसलिए वे लोग भी ट्रेन को लूटने आए थे। लेकिन उसी वक्त उन पर हेलीकॉप्टर से हमला हो जाता है और एक मिसाइल धमाके में नेटे को चोट लग जाती है। जिसके बाद जैक अपने बेटे को बचाता है और घर वापस लेकर आता है हालेलुया पहाड़ों पर। इससे पहले वे लोग जंगल में रह रहे थे, लेकिन सबसे पहले इंसानों ने वहीं पर हमला किया, इसलिए उन्हें हालेलुया पहाड़ों पर पनाह लेनी पड़ी। जहां जैक उन्हें डांटता है, वह इस खतरे से मुकाबला करने के लिए अभी तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल अब स्पेस से पेंडोरा बेस पर आ रहा है, जहां उसकी मुलाकात जनरल अडमोर से होती है और उसे जैक सली को पकड़ने का काम दिया जाता है क्योंकि आए दिन जैक सली उनके काम में अड़चने डाल रहा होता है। जिसके बाद जनरल बताती है कि वह कहीं हालेलुया के पहाड़ों में छुपकर बैठे हैं। जिसके बाद कर्नल कोहरिच ओमेटिकाई के जंगलों में पहुंचता है और वह उसी जगह पहुंचता है जहां उसकी मौत हुई थी और वह उसकी जांच करने लगता है, जहां उसे अपनी मरी हुई बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ जैक के बच्चे भी जंगल में खेलते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और झाड़ियों में छुपकर उन पर नजर रखते हैं। जिसके बाद लोइक उन सभी की खबर जैक को देता है कि कुछ लोग जंगल में छानबीन कर रहे हैं, जहां जैक उन्हें वहां से चुपचाप निकलने कहता है और अपने बच्चों को लेने के लिए निकलता है और नेटेरी भी उसके साथ जाती है। जिसके बाद बच्चे वहां से चुपचाप निकल रहे होते हैं, लेकिन कर्नल के ग्रुप के कुछ लोग उन बच्चों को पकड़ लेते हैं और कर्नल को पता चलता है कि यह जैक के बच्चे हैं। लेकिन उसे अजीब लगता है, उन नाभी बच्चों के साथ एक इंसानी बच्चा भी था और वह उसका नाम पूछता है, जहां वह अपना नाम स्पाइडर बताता है और पूरा नाम पूछने पर वह स्पाइडर कोहरिच बताता है और कर्नल को पता चलता है वह इंसान उसका बेटा है। लेकिन तब तक जैक और नेटेरी वहां पहुंच चुके थे। जिसके बाद उन दोनों ग्रुपों के बीच लड़ाई हो जाती है और किसी तरह जैक अपने बच्चों को बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन इस बीच स्पाइडर दुश्मनों के हाथ लग जाता है। अब जैक को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है क्योंकि स्पाइडर उनके हाथ लग चुका था और उसे डर था कि वह उसे इस जगह के बारे में ना बता दे, जिस कारण उनका कबीला खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्हें इस कबीले को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा क्योंकि कर्नल कोहरिच उनके परिवार के पीछे पड़ चुका था और यह सब सारी बातें उनके बच्चे भी छुपकर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ बेस कैंप में स्पाइडर को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी स्पाइडर उस जगह का पता नहीं बताता और यह टॉर्चर बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसलिए कॉर्नर उसे रोकता है और स्पाइडर से अपने तरीके से बात निकलवाने की कोशिश करता है, जहां वह उसे आज़ाद करने का वादा करता है अगर वह उन्हें उनके घर तक पहुंचा दे। और वह स्पाइडर से दोस्ती करता है क्योंकि वह उसका बेटा था, लेकिन स्पाइडर को यह बात पता नहीं थी। दूसरी तरफ जैक ओमेटिकाया
कबीले की जिम्मेदारी किसी और को देकर उस कबीले से कहीं दूर जाने की तैयारी करता है और वह अपने परिवार को लेकर जंगलों और पहाड़ों से दूर समुद्र की ओर निकल जाता है। और कई दिनों का सफर करने के बाद वे समुद्री टापू मेटकाना कबीले तक पहुंचते हैं, जहां जैक उसके कबीले के सरदार को पहचानता था और वह उसे मदद मांगता है और रहने की जगह मांगता है। पहले तो वे कहते हैं कि हम समुद्री लोग हैं और तुम जंगल के लोग हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। जिसके बाद मेटिकाइना कबीले के सरदार की रानी कहती है, तुम्हारे हाथ भी पतले हैं और पूंछ भी कमजोर, तुम पानी में ज्यादा तेजी से तैर नहीं सकते और तुम अपनी लड़ाई यहाँ तक ले आए हो। यह बात सुनकर नेटेरी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा हस्बैंड टोरुकमाक्तो है जिसने सभी लोगों को एक साथ किया और इंसानों के साथ युद्ध जीता। क्या तुम उस समय को भूल गई? जिसके बाद जैक कहता है कि हम यहाँ के तौर तरीके जल्दी ही सीख जाएंगे, हमें बस एक मौका चाहिए। जिसके बाद उस कबीले का सरदार फैसला करता है कि जैक और उसका परिवार हमारे साथ ही रहेगा। जिसके बाद वह अपने बेटे और बेटी को यह जिम्मेदारी देता है कि वह उनके परिवार को यहाँ के तौर तरीके सिखाएं। जिसके बाद उन्हें रहने की जगह दिखाई जाती है। जैक कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना होगा और अपने दोनों बच्चों को भी समझाता है कि किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा मत करना। अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पहले दिन उन्हें काफी दिक्कत होती है पानी के अंदर सांस रोकने में। वहीं दूसरी तरफ जैक सी क्रीचर की सवारी कर रहा होता है, लेकिन उसे भी मुश्किल हो रही होती है पानी में। लेकिन कीरी को कोई मुश्किल नहीं होती, जैसे लगता है कि वह नेचुरली पानी में रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल बेंचीज को पकड़ने जाता है ताकि वह हालेलुया की पहाड़ियों पर नजर रख सके, और इधर जैक के बच्चे समुद्र की दुनिया देख रहे होते हैं और मछलियां पकड़ना सीख रहे होते हैं। लेकिन कबीले के सरदार की वाइफ नोटिस करती है कि कीरी नेचुरली पानी के जीवों को महसूस कर सकती है और उन्हें काबू में कर सकती है, और यह एबिलिटी उसके पास बचपन से थी। वह जंगलों में भी दूसरे जीवों को काबू कर सकती थी और उसे माँ एवा की आवाज भी सुनाई देती थी। एक दिन कबीले के मुखिया का बेटा और उसके कुछ दोस्त मिलकर कीरी को परेशान करते हैं, लेकिन यह करते हुए लोइक उन्हें देख लेता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इसकी जानकारी जैक को होती है। जिसके बाद जैक लोइक को सरदार के बेटे से माफी मांगने कहता है और लोइक वैसा ही करता है, वह उससे माफी मांगता है। लेकिन सरदार का बेटा उसे माफ करने का नाटक करता है और उसे कहता है चलो मछली पकड़ने, और सरदार के बेटे को अपने दोस्तों के साथ समुद्र के बीचों बीच मछली पकड़ने ले जाता है और लोइक को आगे भेजता है और वे लोग पीछे से चुपके से निकल जाते हैं क्योंकि वह इलाका काफी खतरनाक था। लोइक को जब तक यह बात समझ आती है काफी देर हो चुकी थी और उस पर एक शार्क जैसी मछली हमला कर देती है। किसी तरह लोइक अपनी जान बचाता है और कुछ पत्थरों के नीचे छुप जाता है, लेकिन अब उसका पानी के अंदर दम घुटने लगता है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। तब वह मछली हमला करने वाली होती है। तभी लोइक को एक व्हेल जितनी बड़ी मछली बचा लेती है और उसे पानी से बाहर लाती है। तब लोइक देखता है कि उस मछली के पंख में एक लोहे का हुक फंसा है और वह उसे निकालता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वह व्हेल मछली उसे कबीले तक छोड़ती है, जहाँ जैक और उसका पूरा कबीला लोइक को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उन्हें सरदार के बेटे की प्लानिंग पता चल चुकी थी। जहां उस कबीले का सरदार अपने बेटे को माफी मांगने कहता है, लेकिन उसे लोइक कहकर बचा लेता है कि यह उसकी गलती है, इसमें सरदार के बेटे की कोई गलती नहीं। और इस तरह सरदार के बेटे से लोइक की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन उसकी बहनें और सरदार के बेटे उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ से कैसे आए। तब लोइक उन्हें उस बड़ी मछली के बारे में बताता है और कहता है उसका एक पंख कटा हुआ था। तभी सरदार की बेटी मछली को पहचान लेती है। उस मछली को टुकुन कहते हैं और तुम जिस मछली से मिले थे उसे हमारे कबीले से निकाल दिया गया है और उसका नाम पायाकन है, क्योंकि उन्हें उस मछली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसलिए सरदार की बेटी बताती है कि वह मछली एक हत्यारी है, उसने कबीले के कई लोगों की हत्या की है। लेकिन लोइक को इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह सीधे पाइकन के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें इस कबीले से क्यों बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद पाइकन उसे समुद्र की गहराई तक ले जाता है। दूसरी तरफ कर्नल भी समझ गया था कि जैक और उसका परिवार यहाँ से जा चुका है, इसलिए वह उसकी तलाश में बाहर निकलता है और समुद्र की ओर जाता है, जहाँ वह टुकुन पकड़ने वाले जहाज से मिलता है और वह उसकी मदद से हर एक कबीले में जाकर जैक सुली के परिवार को ढूंढता है। पर इस कबीले से उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वह उनके घर को जला देता है। जबकि जैक उस आइलैंड के दूसरी ओर रहता था और जैक को भी इसकी भनक लग जाती है। कुछ लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कई कबीले तलाश करने के बाद भी उन्हें जैक नहीं मिलता। टुकुन का शिकार करने का फैसला करता है क्योंकि टुकुन मछली उन कबीले वालों के लिए काफी पवित्र होती है। दूसरी तरफ लोइक पाइकन के पेट में घुसता है, जहाँ काफी अंधेरा होता है, जिससे लोइक डर जाता है। पर तभी वहाँ रोशनी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने आप को उसके साथ जोड़ता है और उसकी यादों में देखता है कि टुकुन और नावी के झुंडों पर इंसानों ने हमला कर दिया
जिसमें सिर्फ पाइकन ही बच पाया था और सभी गांव वालों को लगता है कि यह सारा काम पाइकन का है। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी हंटर के साथ मिलकर टुकुन पर हमला करते हैं और उसे मारकर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद टुकुन स्पेशलिस्ट टुकुन के ब्रेन से येलो लिक्विड निकालता है जिसका नाम एमरिडियम होता है, जो इंसानों की बढ़ती उम्र को रोकता है और उसका सिर्फ एक बोतल मार्केट में 80 करोड़ का मिलता है। और यह सारी चीजें स्पाइडर भी देख रहा होता है और उसे यह देखकर काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वे लोग उस टुकुन की बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं और कबीले वालों को टुकुन की मौत की खबर मिलती है, जिस कारण उनके अंदर काफी गुस्सा भर जाता है और इन सभी के जिम्मेदार जेक के परिवार को ठहराते हैं और वे इंसानों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जेक उन्हें समझाता है उन आसमानी लोगों से लड़कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर हमें बचना है तो हमें टुकुन को यहाँ से दूर ले जाना होगा और हमें भी यहाँ से दूर जाना होगा। और कहता है यह कबीला लोगों से बना है, अगर लोग ही नहीं होंगे तो कबीला किस काम का। जिसके बाद जेक बताता है कि अगर कोई भी टुकुन ट्रांसमीटर से मार्क किया जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। अगर तुम किसी टुकुन के ऊपर यह देखो तो तुम मुझे बताना, मैं उसे बंद कर दूंगा। जिसके बाद जैक का छोटा बेटा पाइकन को यह बताने जाता है कि यहाँ खतरा है, लेकिन जब वह पाइकन के पास जाता है तो देखता है उसके ऊपर तो पहले से ट्रांसमीटर लगा हुआ है और वह और उसके सारे भाई बहन उस ट्रांसमीटर को निकालने में जुट जाते हैं। लेकिन तभी कर्नल क्वारिच भी उनके पास पहुंच जाता है, जहां नेटे उनकी जानकारी अपने पिता को देता है। जिसके बाद सारे कबीले वाले एकजुट होकर उन्हें बचाने जाते हैं। तभी कर्नल और उसके सिपाही उन सभी पर हमला कर देते हैं और उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। जब जेक और कबीले के लोग वहां पहुंचते हैं, जहां वो अपने बच्चों को बंधक बने देखते हैं और कर्नल कहता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। तभी पाइकन पानी से उस जहाज पर हमला कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर जेक और उसका पूरा कबीला उन पर हमला कर देता है। वहीं नटेरी उन पर आसमान से हमला करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच जेक अपने बच्चों को छुड़ाता है, लेकिन इस बार कीरी पकड़ी जाती है और शिप भी डूबने वाली थी। जिसके बाद जेक के दोनों बेटे स्पाइडर को देखते हैं और वो लोग उसे भी छुड़ाने जाते हैं, लेकिन इस बीच जेक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और जेक की दोनों बेटियां पकड़ी जाती है। जैसे तैसे करते नेटे को सुरक्षित जगह लाया जाता है, लेकिन उसके घाव गहरे थे और वह अपने पिता के हाथों में दम तोड़ देता है। यह देखकर नेटेरी खुद से काबू खो बैठती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जहां जेक उसे संभालता है और अपनी दोनों बच्चियों को बचाने के लिए जाता है। जिसके बाद गुस्से में नेटेरी भी उसके पीछे जाती है, जहां नेटेरी सारे लोगों को पकड़कर एक झटके में खत्म कर देती है और वह काफी खतरनाक हो चुकी थी। और यह देखकर स्पाइडर डर के मारे छुप जाता है। अब जेक और कर्नल एक दूसरे के सामने होते हैं, जहां कर्नल उसकी बेटी के गर्दन पर छुरी रखकर जेक को हथियार फेंकने कहता है और यह सारी चीजें स्पाइडर पीछे से देख रहा होता है। लेकिन नेटेरी वहां आ जाती है और स्पाइडर को बंदी बना लेती है, यह कहते हुए कि यह तुम्हारा बेटा है और मेरे बेटी की जान लेने के बदले मैं इसकी जान ले लूंगी अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो। और वह उसे मारने वाली होती है, लेकिन कर्नल जेक की बेटी को छोड़ देता है और वे लोग अपने परिवार को लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जेक और कर्नल के बीच फिर से हाथापाई हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते पानी में कूद पड़ते हैं। वहीं जहाज भी अब पूरी तरह से पलट चुका था और टुकटिए और नेटेरी पानी के अंदर फंस जाते हैं और अंधेरा होने के कारण वे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। और वहीं दूसरी तरफ जेक कर्नल को बेहोश करके पानी में फेंक देता है और खुद जख्मी हो जाता है और जहाज के अंदर पानी में फंस जाता है और साथ ही साथ उसकी सांस भी फूल रही होती है। लेकिन तभी उसका छोटा बेटा लोइक उसे बचाता है और कीरी अपनी पावर की मदद से चमकने वाली मछलियों से रास्ता बनाती है, जिस कारण जेक और नेटेरी पानी से बाहर आ जाते हैं। और वहीं स्पाइडर भी पानी में होता है, जहां वह कर्नल को डूबता हुआ पाता है, लेकिन न चाहते हुए भी वह उसे बचाकर तट के किनारे लाकर छोड़ देता है, जहां कर्नल उससे अपने साथ चलने कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है और पानी में कूदकर जेक के पास चला जाता है। अब मूवी के आखिरी में जेक अपने बेटे नेटे को श्रद्धांजलि देते हुए माँ इवा की गोद में सुला देता है, जिसके बाद जेक उसका पूरा परिवार आत्माओं के पेड़ से जुड़कर अपनी पुरानी यादों को देखते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।